सभी को मेरा नमस्कार। ज्ञान सुधा सक्सेस साथी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह चैनल कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए माननीय संदेश नायक सर की एक पहल पर स्टार्ट किया गया है। आज हम बात करेंगे सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू टेक्स्ट, कर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। यह टॉपिक उन विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं। एक्चुअली ये कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि सरचार्ज सेस, लेकिन इनका एग्जैक्ट मीनिंग हमें पता नहीं होता। आज हम इनका एग्जैक्ट मीनिंग पता करेंगे कि टैक्स क्या है, सरचार्ज क्या है, सेस क्या है, इनमें अंतर क्या है। सरचार्ज, यदि सरकार को अतिरिक्त राजस्व आय संग्रहित करने की आवश्यकता है तो एक विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों एवं कंपनियों अर्थात करदाताओं पर अधिभार लगा सकते हैं। यदि गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करना चाहती है तो एक स्पेसिफिक इनकम ग्रुप वाले व्यक्तियों पर सरचार्ज लगाया जा सकता है। अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क है जो कर के ऊपर लगने वाला कर है। सरचार्ज कहीं, अधिभार कहीं, बात एक ही है। ये एक एक्स्ट्रा शुल्क होता है जो कर के ऊपर लगता है, कर के ऊपर लगने वाला कर। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार आता है कि अधिभार क्या है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें एक ऑप्शन होता है कर के ऊपर लगने वाला कर। तो अधिभार कर के ऊपर लगने वाला कर है जिसकी गणना कर दायित्वों पर की जाती है। सामान्यतः अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर 15% के अधिभार का भुगतान करना पड़ता है। जिनकी इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है उन पर अधिभार लगाया जाता है। इसका मतलब है कि सरचार्ज केवल उन पर लगता है जिनकी इनकम लेवल हाई है। स्पेसिफिड इनकम लेवल से ऊपर आने पर ही आप पर अधिभार लगेगा, नहीं तो अधिभार नहीं लगेगा। जैसे 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है टैक्सेशन। 2.5 लाख से ऊपर अगर इनकम होती है तो आप टैक्स पेयर के दायरे में आते हो, नहीं तो नहीं आते। इसी प्रकार सरचार्ज का भी एक इनकम लेवल है, उससे ऊपर जाने पर ही आप सरचार्ज के दायरे में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। नेक्स्ट है सेस। उपकर भी अधिभार की तरह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर के साथ कर आधार पर लगने वाला कर है। देखिए, अब उपकर और अधिभार में अंतर होता है। उपकर का जो पैसा होता है उसी पर लगाया जाता है जिस उद्देश्य से हम कर लगाते हैं। मान लीजिए कि हमने टैक्स पर 3% की दर से कहा कि 3% सेस लगाएंगे, टैक्स पर 3% सेस लगाएंगे, तो वो 3% पैसा सेस का जो ऑब्जेक्टिव हमने सोचा है, मान लीजिए हमारा काम, सरकार ने 3% शिक्षा पर सेस लगाया, तो वो पैसा शिक्षा पर ही खर्च होगा, अन्य कार्य पर खर्च नहीं होगा। तो सेस का मतलब है कि जिस उद्देश्य के लिए हम टैक्स के साथ टैक्स लगाते हैं उस से मिलने वाली राशि उस उद्देश्य पर ही खर्च होती है। जैसे अब की बजट में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो किसानों के लिए फंड जुटाएगी, और वो फंड कहाँ से जुटाएगी? पेट्रोल पर सेस लगाकर। तो इसका मतलब यही है कि पेट्रोल पर जो सेस लगेगा और उस सेस से जो पैसा आएगा वो सारा पैसा किसानों के कल्याण के लिए ही जमा होगा, किसानों के लिए फंड जमा होगा। तो इस प्रकार सरचार्ज और सेस में अंतर है। जिस काम के लिए हम सेस लगाते हैं उसी काम के लिए सेस का उपयोग किया जाता है, अन्य काम के लिए नहीं, जबकि सरचार्ज का उपयोग अन्य काम में हो सकता है। उपकर जिस उद्देश्य में लगाया जाता है, इससे मिलने वाली राशि उस विशेष उद्देश्य पर खर्च की जाती है। यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों करों के साथ लगाया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस पर भी लग सकता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर भी लग सकता है। उदाहरण के लिए भारत में शिक्षा के नाम पर 3% उपकर लगाया जाता है, जिसमें 2% प्राथमिक शिक्षा पर और 1% उच्च शिक्षा के नाम पर लगाया जाता है। स्वच्छ भारत सेस, शिक्षा सेस, ये अलग अलग सेस आपने सुने होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो सेस का मतलब है कि टैक्स पर जो टैक्स लगाया जाता है, लेकिन वो टैक्स कौन सा होता है? जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर लगाया जाता है
और विशेष इनकम ग्रुप वाला कंसेप्ट इस पर अप्लाई नहीं होता, वो सरचार्ज पर अप्लाई होता है। 2.5 लाख से ऊपर जो भी टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेई हैं, वो सब सेस देने के लिए योग्य हैं। जिन पर भी टैक्स बनेगा वो सेस देंगे। नेक्स्ट आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। सेस इज टैक्स टू कलेक्ट फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। सेस क्या है? वो टैक्स है जो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए कलेक्ट किया जाता है, लाइक एजुकेशन सेस, सीनियर एंड हायर एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस आर सम एग्जाम्पल्स that were introduced to collect funds for specific purpose and applicable to one and all whether facility is meant to be used by that person or not. Whereas surcharge are introduced for use of a particular facility by a specified person, like superfast train surcharge is to be paid by the person using services of that particular train. अब देखिए, सरचार्ज जो है वो एक पर्टिकुलर फैसिलिटी जो इंसान ले रहा है उसी पर ही आरोपित किया जाता है। लार्ज साइज लगेज सरचार्ज इज टू बी पेड बाय अ पर्सन बुकिंग लार्ज साइज लगेज ओनली एंड नॉट बाय ऑल एंड ऑल। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सेस जो है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी या स्पेसिफिक जिस पर्पज़ के लिए हमने लगाया है उसी पर्पज़ के लिए काम आता है, और ये एक तरह का टैक्स ही होता है। और सरचार्ज एक स्पेसिफिक इनकम ग्रुप वाले व्यक्तियों पर ही लगाया जाता है। अब कृषि कल्याण उपकर के बारे में हम पढ़ते हैं। कृषि कल्याण उपकर वित्त वर्ष 2016-17 में बजट में कृषि कल्याण उपकर की घोषणा की गई। जो 16-17 का फाइनेंशियल ईयर था तब कृषि कल्याण उपकर की घोषणा की गई। 1 जून 2016 से सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5%, यहाँ ये पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 0.5% की दर से कृषि कल्याण उपकर लगाना शुरू किया गया। कृषि कल्याण उपकर से प्राप्त राजस्व का उपयोग कृषि क्षेत्र के विकास के लिए तथा किसानों के कल्याण के लिए किया जाएगा। ये जो एग्रीकल्चर कृषि कल्याण सेस है ये 1 जून 2016 से चालू हुआ था। स्वच्छ भारत उपकर 15 नवंबर 2015 को कर योग्य सभी सेवाओं पर 0.5% की दर से स्वच्छ भारत सेस चालू किया गया है। ये जो सेस है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है टैक्स बायोंसी, कर उत्प्लावकता। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कर उत्प्लावकता क्या है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी और जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कर उत्प्लावकता राष्ट्रीय आय का सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कर प्राप्तियों की अनुक्रियाशीलता की माप है। राष्ट्रीय आय का सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कर प्राप्तियों की अनुक्रियाशीलता की माप है। कितनी हमें कर प्राप्तियां हो रही हैं, राष्ट्रीय आय में कितनी हमारी जो है कर प्राप्तियां हैं। कर उत्प्लावकता उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय में 1% वृद्धि होने पर कर राजस्व में 1% से अधिक की वृद्धि होती है। अर्थात राष्ट्रीय आय तथा सरकार द्वारा की गई विभिन्न कर सुधारों जैसे कर ढांचे में सुधार, कर वसूली को प्रभावी बनाना इत्यादि के परिणाम स्वरूप कर राजस्व में होने वाले परिवर्तनों के बीच पाए जाने वाले संबंध को कर उत्प्लावकता कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि टैक्स बायोंसी क्या है, तो हम कहेंगे अगर राष्ट्रीय आय में 1% की दर से वृद्धि हो रही है तो कर राजस्व जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें 1% से अधिक वृद्धि होती है तो हम कहेंगे कि टैक्स बायोंसी उत्पन्न हुई है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कर प्राप्तियों का क्या अनुक्रियाशीलता है, क्या रिस्पॉन्स क्या है उनका, उसे कहेंगे टैक्स बायोंसी। जीडीपी में टैक्स रेवेन्यू का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रिस्पॉन्स रहता है, उसे टैक्स बायोंसी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कर अपवंचन, टैक्स इवीजन। किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी करदाता पर वैधानिक रूप से जो कर देय होता है उसका भुगतान नहीं करना, जैसे कर रिटर्न दाखिल ना करना, जानबूझकर आय तथा निवेश के संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत करना कर अपवंचन कहलाता है। कर अपवंचन एक तरह से कर चोरी होता है, एक गैर कानूनी क्रिया है और एक अपराध है।
भी जैसे कोई व्यक्ति जो करदाता है, कर की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करता, जानबूझकर आय और निवेश के संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत करता है, वो ये एक गुमराह करने की कोशिश करता है कि मैं जो हूँ वो टैक्स पे नहीं हूँ, टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा, तो इसे कहेंगे कर अपवंचन। नेक्स्ट है कर बचाव। कर बचाव से तात्पर्य अपनी आय तथा संपत्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिससे वह कानून कर दायित्व के अंतर्गत न आए, उसे बहुत ही कम कर का भुगतान करना पड़े। अब आप देखिए कि जो कर अपवंचन है और कर बचाव में अंतर है। कर अपवंचन तो एक तरह से कर चोरी ही हो गया कि पूरी तरह से बच जाना, और कर बचाव का मतलब है कि हम कुछ मैनिपुलेशन कर दें। मान लीजिए कि अगर 2.5 लाख जो है वो टैक्स पे करना पड़ रहा है हमें, लेकिन कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करें, कुछ इस तरह से अपनी इनकम को शो करें कि वो 2.5 लाख टैक्स ना देकर हम कोई 1-1.25 लाख टैक्स दें। अर्थात कर बचाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संस्था किसी देश के कर कानूनों के तहत छूट प्राप्त करती है, इसे कहते हैं कर बचाव। इस प्रकार के कर बचाव के लिए कर नियोजन करना पड़ता है एवं कर बचाव कानूनन अपराध नहीं होगा। कर बचाव जो है वो कानूनन अपराध नहीं होगा। कुछ इस प्रकार से जो छूट वगैरह सरकार देती है उसके तहत अपने कर का बचाव करना कर बचाव कहलाता है। नेक्स्ट है कर आश्रय। यह एक ऐसा देश होता है जो विदेशी नागरिकों, निवेशकों एवं उद्यमियों को ये सुविधा प्रदान करता है कि वह उस देश में रहकर जो व्यवसाय निवेश करेंगी, वहाँ किसी उद्योग की स्थापना करेंगी, तो उस पर उनको कर नहीं देना होगा। कर आश्रय टैक्स हेवन का क्या मतलब होता है? ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों, निवेशकों एवं उद्यमियों को यह सुविधा प्रदान करता है कि वह उस देश में रहकर जो व्यवसाय निवेश करेंगी, वहाँ किसी उद्योग की स्थापना करेंगी, उस पर उनको किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा। नए कर की दरें भी बहुत कम होंगी। विदेशी निवेशक, उद्यमी ऐसे देशों में निवेश करने के लिए अट्रैक्ट होंगी। बड़े निवेशकों होता है तो वह पहले अपनी बचत को इन देशों के बैंकों में जमा कराते हैं और वहाँ से दूसरे देशों में पूंजी निवेश करते हैं। टैक्स हेवन क्या है? कुछ देश ऐसे होते हैं जो अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे दूसरे देश के जो नागरिक हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर उस देश में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, इसे कहते हैं टैक्स हेवन। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी वह शुल्क होता है जो आयातक देश निर्यातक देश द्वारा अत्यधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाता है। आयातक देश जो है, जो इंपोर्ट कर रहा है, वो निर्यातक देश द्वारा अत्यधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाता है, जिसके कारण आयातक देश के स्थानीय उत्पादकों को आर्थिक क्षति वहन करनी पड़ती है। मान लीजिए कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं चाइना से, तो अब क्या करेगा इंडियन गवर्नमेंट जो है, अगर चाइना गवर्नमेंट पर चाइना के जो इम्पोर्ट्स, चाइना जो जिन प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से वो प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, महंगी हो जाएंगी, और यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स उनको संरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि निर्यातक देश द्वारा सस्ते कच्चे माल व उच्च तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिससे अंतिम उत्पादित उत्पाद आयातक देश के उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद से काफ़ी सस्ता होता है। कहते हैं ना कि चाइनीज़ पटाखे हैं, ये चाइनीज़ माल सस्ता होता है। तब अब जो चीज़ हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और वो सस्ती आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सस्ती चीज़ को खरीदेंगे और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्षति होगी। यदि हम ये करें कि जो हम चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दें, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से विदेशी उत्पादों के मूल्य में थोड़ी वृद्धि की जाती है, जिससे स्थानीय उत्पाद व विदेशी उत्पाद के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके एवं स्थानीय उत्पादकों के हित की सुरक्षा हो सके।
एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनका वेलफेयर हो सके, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक सकें और उन्हें भी मार्केट प्रोवाइड हो जाए। अगर सस्ते जो प्रोडक्ट हैं मार्केट में आते हैं तो उनके प्रोडक्ट नहीं बिक पाएंगे, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी का सहारा लेती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी बहुत बार न्यूज़पेपर्स में आता है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, तो आपको इसकी भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये आज हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, जैसे सेस क्या है, सरचार्ज क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, टैक्स इवीजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स बायोंसी क्या है। ये टॉपिक चाहे बहुत छोटे हैं, मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, लेकिन इनका यूज़ बहुत होता है। जनरल टॉपिक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी बजट को पढ़ने में। बहुत सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती, तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।